नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण की जुलाई की जो मैगजीन है उसके पूरे निचोड़ को 85 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और साथ ही एक्सप्लेनेशन के माध्यम से परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स को भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम, प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस एवं पुस्तकें, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, महोत्सव, दुर्घटना, खेलकूद एवं मिसलेनियस टाइप के, इन सारे का निचोड़ को हम लोग 85 एमसीक्यू के माध्यम से इस पूरे प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन को कवर करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। लेते हैं पहला प्रश्न। सिविल सेवा परीक्षा 2022 की टॉपर रही। ऑप्शन है आपके सामने ईशिता किशोर उत्तर प्रदेश, गरिमा लोहिया बिहार, उमा हरित तेलंगाना या स्मृति मिश्रा उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ईशिता किशोर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की नोएडा की रहने वाली है ये ईशिता किशोर। इन्होंने जो 2022 की सिविल सेवा परीक्षा है जिसका कि रिजल्ट आउट हुआ उसमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप देख सकते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे टॉप 5 में जो केवल लड़कियां ही थी उसमें मात्र केवल एक लड़के थे। टॉप यूपीएससी ने 23 मई 2023 को पिछले वर्ष यानी 2022 की सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट दिया। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसकी मेरिट सूची में प्रथम 4 स्थान पर महिला अभ्यर्थियों प्राप्त किए तथा जो टॉप 10 में 6 महिलाएं ही थे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की ईशिता किशोर इस वर्ष टॉपर रही, जबकि बिहार के बक्सर जिले की, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार के बक्सर जिले की गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान तथा तेलंगाना की उमा हरित एन ने तीसरा स्थान इस परीक्षा में प्राप्त किया। तो पहले स्थान पर कौन रही? उत्तर प्रदेश की ईशिता किशोर, दूसरे स्थान पर बिहार के बक्सर जिले की गरिमा लोहिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद वहां के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने बीएस येदियुरप्पा, पट्टाभी सीतारामैया, आर.के. रमन या सीताराम येचुरी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, पट्टाभी सीतारामैया। आइए देखते हैं यहाँ पे 10 मई 2023 को संपन्न चुनाव का मतगणना 13 मई को कराया गया। विधानसभा के चुनाव 10 मई को किए गए थे जिसका कि मतगणना 13 मई को हुआ। 2224 सीटों के में से 135 सीटों पर कांग्रेस ने विजय दर्ज करके स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया तथा सीतारामैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। सीतारामैया इससे पूर्व मई 2013 से मई 2013 से मई 2018 के दौरान 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में कांग्रेस को 80 सीट आई थी, इस बार 135 सीट रही, जबकि बीजेपी को 2018 में 104 सीटें थी, वो घटकर सिमट कर रह गई है 66 सीटें। जनता दल सेकुलर 37 से इस बार 19 और अन्य को 4 सीटें मिले। तो ये रहा पूरा आंकड़ा। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार वहां बनते ही इसकी घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारामैया ने शपथ ग्रहण के पश्चात कांग्रेस द्वारा चुनाव से पहले किए गए सभी 5 गारंटियों के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी। और 5 गारंटियां कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपया प्रति माह की मदद, गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10-10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवकों को 3000 प्रति माह तथा डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को 2 वर्ष तक 1500 रुपया प्रति माह की मदद। और 5वां क्या है? सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा इनमें शामिल है। ये 5 घोषणाएं कर्नाटक के मुख्यमंत्री पट्टाभी सीतारामैया ने मुख्यमंत्री बनते ही इसकी घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़ या लुधियाना। तो सही उत्तर है चंडीगढ़ में।
तो भारतीय वायुसेना के इतिहास और उससे जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए 8 मई 2023 को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के इस पहले विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। पाकिस्तान और चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेनाओं की शौर्य गाथाओं को देश के इस पहले वायुसेना विरासत केंद्र में प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा इन युद्धों में इस्तेमाल किए गए लड़ाकू विमानों के अतिरिक्त MiG-21, तेजस आदि जैसे विमानों का भी प्रदर्शन इस विरासत केंद्र में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण हाल ही में प्रारंभ हुआ है। इस पनडुब्बी का नाम है, तो इस पनडुब्बी का नाम है दोस्तों, आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी है INS वागशीर। इसे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 75 की तरह इसे बनाया गया है। अब इसके व्याख्या को समझते हैं थोड़ी देर के लिए। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की इस छठी व अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर के समुद्र परीक्षण 18 मई 2023 से प्रारंभ किए गए, जो अगले वर्ष 2024 में परीक्षण के बाद नौसेना में सौंप दिया जाएगा। इस पनडुब्बी का जो जलावतरण था वो 20 मई 2022 को किया गया था। भारतीय वायुसेना के प्रोजेक्ट 75, जिसे P-75 भी कहा जाता है, इसके तहत निर्माणाधीन इन पनडुब्बियों के हर तरह के नौसैनिक ऑपरेशन संभालने की क्षमता है। स्कॉर्पियन श्रेणी के इन 6 पनडुब्बियों के भारत में निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर अक्टूबर 2005 में संपन्न हुए थे। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये। समझौते के तहत भारत में इनका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो 6 पनडुब्बियों का ये छठा पनडुब्बी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में हम आपको दिखा देंगे। INS कालवेरी जो नौसेना में शामिल हो गया था 14 दिसंबर 2017 को। INS खंडरी दूसरा जो पनडुब्बी है यह 2019 में शामिल हुआ, और INS करंज यह मार्च 2021 में, INS वेला यह नवंबर 2021 में, INS वागीर यह जनवरी 2023 में, और INS वागशीर जो है अभी इसका जलावतरण 18 मई को हुआ है, नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में सैन्य महत्व के कितने उत्पादों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 928। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, घरेलू उद्योगों से ही रक्षा उपकरण व कल पुर्जे खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यह चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची है। ऐसी पहली सूची दिसंबर 2021 में, दूसरी मार्च 2022 में तथा तीसरी अगस्त 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। और इन सूचियों में क्रमशः दिसंबर 2021 में जो सूची जारी की गई थी उसमें 351, उसके बाद सेकंड सूची में 107 और तीसरी सूची में 780 उत्पादों सहित कुल 1238 ऐसे उत्पादन हैं जिनकी दी गई समय सीमा के भीतर स्वदेशीकरण किया जाना है, और ये चौथी सूची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई जाति आधारित सर्वेक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो आपको याद होगा बिहार की ये घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिनों जनजातीय दर्जे के मुद्दे को लेकर किस राज्य में भारी हिंसा देखी गई? तो अभी भी वह हिंसा थमी नहीं है, रुक रुक के होती रही है। वह राज्य है नॉर्थ ईस्ट का राज्य मणिपुर। आप मैप में देख सकते हैं मणिपुर। अब व्याख्या में थोड़ा इसके डीप में समझने का कोशिश करते हैं। मणिपुर के बहुसंख्यक मैती समुदाय की अनुसूचित जाति के दर्जे की लंबित मांग के मामले में मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मुख्य इम्फाल घाटी के मैती समुदाय की मांग पर विचार करके उन्हें ST का दर्जा प्रदान करने के संबंध में अपना प्रस्ताव 4 माह के अंदर केंद्र को भेजे। न्यायालय के इस आदेश के बाद आदिवासी नागा व कुकी तथा गैर आदिवासी मैती समुदायों के बीच अधिकारों का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। एक तरफ जो आदिवासी नागा और कुकी है और दूसरी तरफ जो नॉन ट्राइबल है जैसे गैर आदिवासी मैती समुदाय, इन दोनों के बीच मुद्दा गर्मा गया। मैती समुदाय की ST दर्जे की मांग के विरुद्ध राज्य के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा 3 मई को बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान
चुराचंदपुर जिले के तोरबंग इलाके में भीषण हिंसा भड़क उठी, जिसमें मैती समुदाय के लोगों पर हमले किए गए। इसके प्रत्युत्तर में अन्य जिलों में भी जवाबी हमले हुए, जिसके कारण पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी और कर्फ्यू के बावजूद लगभग 100 लोगों की जान चली गई तथा हजारों लोग वहां से विस्थापित हुए, जो काफी अभी चर्चा में भी है। अगला प्रश्न है, 61वां अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन मई 2023 को किस देश में आयोजित किया गया? तो यह इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, जर्मनी में। जर्मनी में 23 मई 2023 को संपन्न 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में घोषित विश्व की 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में पुणे स्थित सीडैक के सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वां रैंक प्रदान किया गया है। तो भारत के भी कंप्यूटर को टॉप 500 में जगह मिली और वो है 75वें नंबर पर एरावत। अगला क्वेश्चन भी इसी से है, 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व की शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान दिया गया है? तो सीडैक की है पुणे स्थित सीडैक की एरावत, AIRAWAT, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में निर्मित नए तथा भव्य संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब किया? 28 मई 2023 को, 26 मई 2023 को, 24 मई 2023 को या 31 मई 2023 को? तो सही उत्तर है दोस्तों 28 मई 2023 को। इस भव्य संसद भवन को आप लोग सभी ने देखा होगा, एक बार जान लेते हैं इस संसद भवन की कुछ खासियत। स्वतंत्र भारत में निर्मित नए तथा बेहद भव्य संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने पूजा पाठ के साथ 28 मई 2023 को किया। इस नए त्रिभुजाकार संसद भवन में पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं एवं हाईटेक व्यवस्था है। इसमें लोकसभा के कक्ष में 888, याद रखिएगा दोस्तों, तथा राज्यसभा के कक्ष में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है, जबकि संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों वाला बृहद हॉल भी बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संगोल की भी स्थापना पूजा अर्चना साथ में की। संगोल क्या है भाई? तो विवाद भी हुआ था। संगोल प्राचीन काल से ही राजदंड के रूप में प्रतीक माने जाने वाला सत्ता का एक प्रतीक ही नहीं बल्कि राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने तथा राज्य के प्रति समर्पित रहने का वचन का भी प्रतीक है। स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन से आधी रात को सेंगोल प्राप्त की थी, जिसके बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। आपने इस पे विवाद भी देखा होगा, तो उस विवाद में नहीं पड़ना है हम लोग को, बस अपनी जानकारी लेनी। आगे बढ़ते हैं। लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। आप लोग कई साल से सुन रहे हैं, 2 साल में प्रोजेक्ट बनकर तैयार, संसद भवन बनकर तैयार हुआ है। इस भवन की जो आधारशिला है प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, तो 3 साल के अंदर बन गया है। इसका निर्माण 15 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ। इसके मुख्य आर्किटेक्चर कौन है भाई? तो गुजरात के बिमल पटेल। तथा इसका निर्माण किसने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार है तथा 3 उप द्वार है। तीनों मुख्य द्वार को जल, थल और नभ को समर्पित करते हैं। तीनों द्वार को जल, थल, नभ को समर्पित किया गया। इन्हें क्रमशः ज्ञान द्वार, कर्म द्वार तथा शक्ति द्वार नाम दिया गया है। जो मुख्य द्वार है तीनों, उनको ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार नाम दिया गया है, जो जल को, थल को और नभ को समर्पित करते हैं। इसके लोकसभा कक्ष की जो थीम जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर, तो राज्यसभा की थीम जो है वो राज्यसभा के जो कक्ष की जो थीम है राष्ट्रीय पक्षी कमल पर आधारित है। प्रांगण में जो संसद भवन का जो प्रांगण है उसमें राष्ट्रीय वृक्ष भी स्थापित की गई है बरगद का। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र इसमें सजाए गए हैं इस संसद भवन में। संसद भवन के ऊपर शीर्ष में भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, इसके 4 सिंह स्थापित किए गए हैं। भारत की प्राचीन कला व सांस्कृतिक विविधता को संसद भवन की दीवारों पर दर्शाया गया। तो पूरा एक जो भारत की ऐतिहासिक परंपरा को ना इस संसद भवन में समर्पित किया गया, मतलब इसके अंदर हर चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी लेते हैं इसी से। नए संसद भवन के लोकसभा तथा राज्यसभा
और संयुक्त सत्र की सीटों की संख्या है क्रमशः, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा 888 लोकसभा, 384 राज्यसभा और 1272 संयुक्त सत्र के सीटों की संख्या है नए संसद भवन की। अगला प्रश्न, नेविगेशन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए किस पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का सफल प्रक्षेपण हाल ही में किया गया है? तो यह कौन सी पीढ़ी का है? तो यह है दूसरी पीढ़ी का। ठीक है, अमेरिका के जीपीएस, जिसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म जीपीएस की तरह भारत ने भी अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विकसित किया, जिसे अब नाम बदल के कर दिया गया है नाविक। अब IRS नाम नहीं रह गया, उसका नाम हो गया नाविक, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए इसरो ने 29 मई 2023 को इसके लिए सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट, जिसे NVS कहा जाता है, NVS का 01 का प्रक्षेपण श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से अपने भू स्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk2 F12 के जरिए किया। उल्लेखनीय है कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 20 मीटर तक सटीक पोजीशनिंग बता सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां पर संपन्न हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोवा में। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक गोवा में 4 से 5 मई को संपन्न हुई। इस अवसर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी भारत की यात्रा की और 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात पाकिस्तान के किसी भी मंत्री की यह भारत की पहली यात्रा है, इसलिए यह खास था। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को अब वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति की सूची से हटा दी है, यानी इमरजेंसी की सूची से हटा दी है? तो वो है कोरोना, सभी कोई जानते होंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करने वाली रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स नामक संगठन किस देश की है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह फ्रांस की संस्था है, संगठन है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष जारी करती है। आइए एक्सप्लेनेशन में चीज़ों को समझते हैं। फ्रांस के गैर सरकारी संगठन यानी NGO है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, जिसे अंग्रेजी में वो फ्रेंच है और अंग्रेजी में हो जाएगा यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसके द्वारा 2002 से प्रत्येक वर्ष यह सूची जारी की जाती है। कौन सी? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। संगठन ने इस बार 2022 की भी सूची 3 मई 2023 को जारी की, जिसमें 180 देशों और क्षेत्रों के लिए जारी की गई इस सूची में भारत का स्थान 161वां है, जो कि काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। पिछले वर्ष भारत का स्थान कितना था? 150वां। और इसमें प्रथम 3 स्थान कौन है? तो प्रथम पे नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे स्वीडन है, जबकि सबसे अंतिम यानी 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया को रखा गया। एक बार देख लेते हैं हम लोग टॉप 3 रैंकिंग। तो नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। बॉटम की 3 तो उत्तर कोरिया, चीन और वियतनाम। और भारत के आसपास के देश तो भूटान को 90वीं रैंकिंग, नेपाल को 95वीं और भारत को 161वीं, चीन को 179वीं, जो बॉटम में सेकंड नंबर पे है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा नॉर्वे। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 161वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में सबसे खराब रैंकिंग किस देश की है? तो हमने देखा चार्ट में, तो उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर था। उसके ऊपर कौन था? तो चीन 179वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गति जहाज व एक लैंडिंग आक्रमण जहाज सौंपा है? किस देश को? ऑप्शन है मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश या मॉरिशस। तो मालदीव को यह सौंपा है। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 से 3 मई को मालदीव की यात्रा की और इसी दौरान इन्होंने इन 2 युद्धपोतों को मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा दल को सौंपा है। अगला प्रश्न लेते हैं 21वां, हाल ही में भारत ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किया है? तो यह किस देश को दिया है? तो बांग्लादेश को दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। 30 मई 2023 को नई दिल्ली में रेलवे भवन में आयोजित समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल रूप से 20 इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया और इससे पूर्व 2020 में भी भारत सरकार ने अनुदान के रूप में बांग्लादेश को 10 इंजन प्रदान किए थे।
लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 जोड़ी जो रेलगाड़ियां हैं वो चल रही है। कौन कौन से हैं? तो कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा है कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस और तीसरा है न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस। और इसके अलावा मालगाड़ी भी लगभग 100 मालगाड़ियां दोनों देशों के बीच माल ढुलाई का काम करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 रेलगाड़ी और तीनों के नाम। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को वहां की सर्वोच्च अदालत ने रिहाई के आदेश दिए हैं? तो उस समय यह पाकिस्तान के जो थे इमरान खान, उनके बारे में था और फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न, रसब तैयब अर्दोगान लगातार तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो यह तुर्की के राष्ट्रपति है और एक बार फिर से इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के किस शहर में आयोजित हुआ? तो जापान का काफी ऐतिहासिक शहर है हिरोशिमा। यहाँ पे G7 का 49वां शिखर सम्मेलन आयोजित है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ों को जानते हैं। जापान के शहर हिरोशिमा में 19 से 21 मई 2023 को चली G7 की 49वीं शिखर सम्मेलन सभी 7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस दौरान मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन के एक सत्र का संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया था वहां पे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनेक कमियों का उल्लेख किया उन्होंने अपने संबोधन में, उसमें सुधार की अपेक्षा भी कही। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक सुधार नहीं किया गया तो जो UN का मंच है, संयुक्त राष्ट्र का जो मंच है, वो केवल एक बातचीत का मंच बनकर रह जाएगा। अगला प्रश्न, हिरोशिमा में संपन्न 49वें G7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि कौन थे? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न, भारत सहित 4 देशों का समूह क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो जापान में ही। जब G7 का शिखर सम्मेलन हो रहा था उसी समय जापान में क्वाड का सम्मेलन हुआ, 5वां सम्मेलन। हाल ही में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी बैठक निम्न में से किस देश में संपन्न हुई? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, भारत, फिजी या टोंगो। तो सही उत्तर है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी। एक्सप्लेनेशन के अनुसार समझते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई 2023 को हिंद प्रशांत समूह सहयोग मंच की जो तीसरी बैठक है इसकी अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता करने के लिए पापुआ न्यू गिनी गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत मेजबान जो प्रधानमंत्री है यानी पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री है जेम्स मरापे, इन्होंने किया। सूर्यास्त के पश्चात हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया तथा उनके पैर छूकर उनकी आगवानी की। अब क्यों खास है? क्योंकि उन्होंने पैर छुआ और अपना प्रोटोकॉल तोड़कर रात को वो स्वागत करने आए थे। पापुआ न्यू गिनी में प्रोटोकॉल के तहत यह है कि किसी भी विदेशी मेहमान का सूर्यास्त के पश्चात राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है। एक तो उन्होंने सूर्यास्त के बाद अपना ये प्रोटोकॉल तोड़ा और साथ ही एक व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पैर छुआ। तो हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 14 राष्ट्र शामिल है। कौन कौन से देश हैं? तो आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी, फिजी, टोंगो, तुवालू, किरबाती, समोआ, वनुआतू, नियू, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, कुक द्वीप समूह, फ्लाउ, नारू, सोलेमान द्वीप समूह। तो इन सभी का देशों का यह समूह है। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल जो है, इन्होंने श्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान गॉड ऑफ द जो उनका सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से सम्मानित किया। और इसी यात्रा के दौरान वहाँ पे फिजी के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को सौंपा। तो 2 देशों के सर्वोच्च सम्मान इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन भी यही है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत उनका पैर छूकर किया? तो पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न, हिंद प्रशांत द्वीप समूह सम्मेलन में भाग लेने पापुआ न्यू गिनी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? टोंगो, पापुआ न्यू गिनी, फिजी या बी और सी दोनों? तो पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों ने ही अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को सौंपा। आरबीआई ने किस मूल्य के करेंसी नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा 19 मई 2023 को की है? 500 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 2000 के नोट या 200 के नोट? तो 2000 के नोट। आरबीआई ने 19 मई की विज्ञप्ति के अनुसार आम जनता 23 मई से 30 सितंबर 2020 तक ऐसे नोटों को बैंक शाखाओं में जाकर
अन्य मूल्य के नोटों से बदल सकते हैं या फिर अपने बैंक खाते में इन्हें जमा कर सकते हैं। बैंक खातों में जमा करने के लिए कोई सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई लेखा वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए की धनराशि का अधित्यक्ष सरकार को प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 87,416 करोड़ रुपये। आरबीआई के निदेशक मंडल ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक जोखिम बफर को 6% रखते हुए 87,416 करोड़ का लाभांश सरकार को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हर साल यह इस तरह के कुछ लाभांश आरबीआई सरकार को देती है। यह लाभांश पूर्व वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध कराए गए 30,307 करोड़ रुपया से 3 गुना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विगत 5 वर्षों में देश में कोयले के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो पिछले 5 वर्षों में कोयले के उत्पादन में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। टोटल 22.6%, जो पहले 728.72 टन था 2018-19 तक, वह बढ़कर हो गई है 22-23 में 883.08 मिलियन टन, यानी 22.6% की वृद्धि हुई है। हाल ही में किसी मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022-23 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 330.52 मिलियन टन। यह अब तक का रिकॉर्ड अनुमान है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कृषिगत उपजों के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 मई 2023 को जारी किया गया। इन आंकड़ों में गेहूं, चावल और मक्का सहित खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित किया गया है। टोटल कितने? तो 330.52 मिलियन टन है। इनमें चावल 135.54 मिलियन टन जो कि रिकॉर्ड है, गेहूं 112.74 मिलियन टन जो कि रिकॉर्ड स्तर पर होगा, बाजरा 11.17 मिलियन टन जो कि रिकॉर्ड स्तर पर है, मक्का 35.91 मिलियन टन ये भी रिकॉर्ड स्तर पर है, तिलहन 41 मिलियन टन ये भी रिकॉर्ड स्तर पर है। कुछ महत्वपूर्ण के नाम यहाँ पे थे आपके। अगला प्रश्न भी इसी से, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी हाल ही में तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चावल 135.4 मिलियन टन सही है, गेहूं 112.74 मिलियन टन सही है, बाजरा 11.17 मिलियन टन सही है, मक्का 35.91 मिलियन टन सही है। तो सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ान योजना के किस चरण की शुरुआत मई 2023 में की गई? तो उड़ान योजना के 5.1 की चरण की शुरुआत की गई है। निम्न में से किसे हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? सेल, आरवीएनएल, ओआईसी या गेल? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी आरवीएनएल। रेल मंत्रालय के उपकरण है ये। रेलवे विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल को नवरत्न कंपनी का दर्जा मई 2023 में प्रदान किया गया। इससे पूर्व इसे सितंबर 2013 में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। एक है मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। ठीक है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जाने से देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 12 से बढ़कर कितना हो गई है? 13 हो गई है, जिसकी सूची हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक तरफ देखिएगा 13 नवरत्न कंपनियां और इसी के साथ महारत्न कंपनियों की कितनी संख्या है? 12। तो 13वें स्थान पर आ गया है रेलवे विकास निगम लिमिटेड और अब ये आगे बढ़ेगा तो चला जाएगा महारत्न कंपनियां जो कि 12 है अभी। अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 31 मई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 7.2%। वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च 2023 में जीडीपी में वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही? तो चौथी तिमाही में वृद्धि दर रही 6.1% और कुल वृद्धि दर पूरे साल में रही 7.2%। यह 22-23 का आंकड़ा है। अगला प्रश्न, मई 2023 में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग व्याख्या में, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की संस्तुति पर राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र व वरिष्ठ एडवोकेट केवी विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश मई 2023 में नियुक्त किया।
न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र इस नियुक्ति से पूर्व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया गया है। जबकि न्यायमूर्ति विश्वनाथन को सीधे बाहर से यह नियुक्ति प्रदान की गई है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन सीधे बाहर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय में नियुक्त होने वाले देश के 10वें एडवोकेट है। ठीक है, एडवोकेट से डायरेक्ट उन्हें न्यायाधीश बनाया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत मिश्रा, सिद्धार्थ मोहंती, प्रवीण सूद या आर दिनेश? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रवीण सूद। इन्हें सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी के नए चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती। आप इनका फोटो में आप इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, अगला प्रश्न, सत्र 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिषद यानी सीआईआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सीआईआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है आर दिनेश को। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन श्री आर दिनेश देश के उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में 2023 को कार्यभार संभाला है। नैस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नैस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाए गए हैं अनंत महेश्वरी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष श्री अनंत महेश्वरी को सॉफ्टवेयर एवं आईटी क्षेत्र के उद्योगों के संगठन नैस्कॉम का चेयरमैन 2023-24 के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक कौन है? देवदत्त चंद। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध व सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया का रजनीश कर्नाट एमडी एमसीईओ इन्हें बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का देवदत्त चंद। अगला प्रश्न, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीआईसी किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस बार विश्व बैंक का नया अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ श्री अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 5 वर्ष के अपने कार्यकाल हेतु उन्हें अपना कार्यभार जून 2023 को संभाला। इस पद पर अमेरिका के डेविड मालपास का उन्होंने स्थान लिया। इस नियुक्ति से पूर्व अजय पाल सिंह बंगा वित्तीय क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी जनरल अटलांटिक्स के वाइस चेयरमैन थे और 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया था। भारत में जन्मे अजय पाल सिंह ने अर्थशास्त्र में स्नातक परीक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से करने के पश्चात मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम IIM अहमदाबाद से किया था। 63 वर्षीय अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले 14वें व्यक्ति है। विश्व बैंक की स्थापना के पश्चात कोई न कोई अमेरिकन को ही विश्व बैंक का अध्यक्ष पद पर बनाया जाता है। तो यह परंपरा अभी तक चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार डॉक्टर एदना अदन इस्माइल को प्रदान किया गया। अमेरिका स्थित टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाने वाला टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 में सोमालीलैंड की डॉक्टर एदना अदन इस्माइल को दिया गया। जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा 1973 में शुरू किया गया यह पुरस्कार सबसे जो पहला पुरस्कार था वह भारत की मदर टेरेसा को दिया गया था, तब से यह चला आ रहा है। गुइलेर्मो कार्नो फिल्म वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इस बार यह 3 पुरस्कारों को दिया गया है, नीलोफर हमीदी, इलाही मोहम्मदी व नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को गुइलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ईरान की जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों नीलोफर हमीदी, इलाही मोहम्मदी व नरगिस मोहम्मदी को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2023 का
गुइलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देने की घोषणा की है। कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कार्नो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा स्थापित यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस बार यह आशा भोसले को प्रदान किया गया है और 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और पिछले बार यह पुरस्कार दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह दूसरा पुरस्कार है जो आशा भोसले को दिया गया है। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? गीतांजलि श्री, जॉर्ज गोस्पिदिनोव, एंजेला रोडले। तो ऑप्शन डी है जॉर्जी गोस्पोदिनोव और एंजेला रोडेल को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। आप कहीं पे आपको मिल जाएगा जॉर्जी गोस्पिदिनोव, लेकिन यहाँ पे अनुवादक और लेखक दोनों को ही मैंने नाम ऐड कर दिया है। अब व्याख्या में देख से पूरा कहानी समझ लेते हैं। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव द्वारा रचित उपन्यास टाइम शेल्टर, याद रखिएगा उपन्यास कौन सा? टाइम शेल्टर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था, को वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की जो राशि है पुस्तक के लेखक और उसके अनुवादक में समान रूप से विभाजित कर दी जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को ये पुरस्कार विभाजित कर दिया जाएगा। पिछले वर्ष 2022 में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत की समाधि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया था। उनका अनुवाद किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने किया था, आपको याद ही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। जन सेवा के लिए वर्ष 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जन सेवा के लिए एसोसिएट प्रेस को दिया गया है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 8 मई 2023 को पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत आदि क्षेत्रों के लिए पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई। 22 श्रेणियों में दिए जाने वाले इस पुरस्कारों में $15,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। जनसेवा के पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। इसके तहत कुछ मुख्य पुरस्कार जनसेवा के लिए एसोसिएट प्रेस को और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को दिया गया। अगला प्रश्न, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो लॉरियंस का पुरुष मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहा 2023 का? तो ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इन्हें यह प्रदान क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, लियोनियो मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनिल मेसी को यह पुरस्कार दिया गया। और चूंकि कारण भी आपको पता होगा, इस साल अर्जेंटीना ने विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है, उसमें इनकी काफ़ी महती योगदान थी। खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले वर्ष 2023 के लॉरेंस पुरस्कारों की घोषणा पेरिस में 8 मई 2023 को की गई। इनमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जमैका की एथलीट सैली एन फ्रेजर को दिया गया। अगला प्रश्न भी यही है कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो कहाँ की? जमैका की सैली एन फ्रेजर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 76वें कान फिल्म महोत्सव में भारत की कितने फिल्मों का प्रदर्शन इस महोत्सव के विभिन्न खंडों में किया गया? तो 4 फिल्मों का प्रदर्शन इसके दौरान, भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न खंडों में किया गया, टोटल 4 फिल्मों को। अगला प्रश्न भी इसी से है, पहले हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांस का प्रतिष्ठित 76वां कान फिल्म महोत्सव, कांस जो शहर है वहाँ पे 16 से 27 मई को दिया गया, तो फ्रांस का ये पुरस्कार है। इस महोत्सव में भारत की 4 फिल्मों का प्रदर्शन इस महोत्सव के विभिन्न खंडों में किया गया। फ्रेंको अल्जीरियन अभिनेत्री व निर्देशिका माइक वैन द्वारा निर्देशित फिल्म जेनी डू बेरी इस वर्ष की उद्घाटन फिल्म थी और इस वर्ष के निम्नलिखित पुरस्कार महोत्सव के पुरस्कारों में शामिल थे। कौन कौन? तो कुछ मुख्य पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रांस की फिल्म थी एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फिल्म द पॉट टू फूल के लिए वियतनामी फिल्म है
ट्रान अन्हा हुन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो तुर्किश फिल्म थी अबाउट ड्राई ग्लासेस, इसके लिए मरवे दिजदार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जापानी फिल्म परफेक्ट डेज के लिए कोजी याकुशो को दिया गया। ठीक है, अब याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। 76वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एनाटॉमी ऑफ द फॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ की फिल्म है, तो फ्रेंच फिल्म है एनाटॉमी ऑफ द फॉल, इसके लिए दिया गया। अगला प्रश्न है 76वें कान फिल्म महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो आपको देखना होगा, और ये सारे ही मिलान सही है। मैंने अभी व्याख्या में जो दिया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, ये सारे मिलान सही है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। 23वें आईफा फिल्म पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया? तो 23वें आईफा फिल्म पुरस्कारों का वितरण आबू धाबी में किया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। फिल्म अकादमी के 23वें पुरस्कारों का वितरण संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में 26 से 27 मई 2023 को किया गया। यह लगातार दूसरा वर्ष था जब आईफा पुरस्कारों का वितरण अबू धाबी में किया गया है। वर्ष 2023 के इन पुरस्कारों के तहत अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित फिल्म दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट के लिए मिला। इन पुरस्कारों की सूची यहाँ पे आपको दी गई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म विक्रम बेधा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई काड़ियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रीतम ब्रह्मास्त्र के लिए, सर्वश्रेष्ठ गायिका पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ब्रह्मास्त्र के केसरिया गाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ गायक अरिजीत सिंह ब्रह्मास्त्र के केसरिया गाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य केसरिया गाने के लिए। और यहाँ पे एक और है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बाय एन एक्टर इन इंडियन सिनेमा, तो कमल हसन को दिया गया। अगला प्रश्न है 23वें आईफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया था? दृश्यम 2 को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो हमने देखा गंगूबाई काड़ियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो विक्रम बेधा में अभिनय के लिए ऋतिक रोशन को। अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है, तो सर्वश्रेष्ठ गायिका पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल, सर्वश्रेष्ठ गायक अरिजीत सिंह, सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बाय एन एक्टर इन इंडियन सिनेमा तो कमल हसन। तो सभी सुमेलित है, सही है यही। निम्नलिखित पुरस्कारों और उनके लेखकों के निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको चुनना है। द हाफ मून, मैरी बेथ कीना, द कोवेनेंट ऑफ वाटर अब्राहम वर्गीस, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ रस्किन बॉन्ड, या सभी सुमेलित है? तो यह सभी सुमेलित है। इन पुस्तकों की सूची आप देख सकते हैं। हाल ही में G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो हाल ही में यह श्रीनगर में संपन्न हुई थी 22 से 24 मई के बीच, और इसमें 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने डल झील के किनारे श्रीनगर के कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित हुए। इस बैठक में उपस्थित न होने वाले देशों में चीन के साथ साथ टर्की, सऊदी अरब और मिस्र शामिल थे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 संपन्न किया? तो समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर संपन्न किया है। ठीक है, हाल ही में आसियान देशों के साथ भारत का पहला समुद्री अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ? तो आसियान देशों के साथ भारत का पहला समुद्री अभ्यास सिंगापुर में संपन्न हुआ। आसियान देशों के साथ भारत का पहला अभ्यास, जिसे आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के नाम दिया गया है, यह 2023 में सिंगापुर के तट पर संपन्न हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहां आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के सूची शहर में संपन्न 18वें सुदीरमन कप बैडमिंटन का खिताब किस देश ने जीता? तो यह चीन ने जीता। व्याख्या देखते हैं। विश्व बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के द्विवार्षिक
सुदीरमन कप के 18वें संस्करण के लिए विश्व की चुनिंदा 32 टीमों के बीच मुकाबला चीन के सूची शहर में 14 से 21 मई के बीच संपन्न खेला गया। फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर चीन ने रिकॉर्ड 13वीं बार यह खिताब जीतने में सफल हुई। टोटल 18वां संस्करण है और 13 बार चीन ने ही जीती है। और इसका आगामी जो कप होगा वह 2025 में होगा। 2 वर्ष पर सुदीरमन कप बैडमिंटन होता है। टोटल 18वें संस्करण है और 13 बार चीन ने ही जीता है। इसलिए इसे आप जान सकते हैं कि बैडमिंटन में चीन का दबदबा कितना है। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन का एकल का खिताब जीता? तो यह कौन थे? एच.एस. प्रणय। भारत के एच.एस. प्रणय ने फाइनल में चीन के खिलाड़ी को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जीता, जबकि महिलाओं का एकल खिताब जापान के अकाने यामागुची ने जीता। भारत की जो पी.वी. सिंधु भी इसमें भाग ली थी, लेकिन सेमीफाइनल में ही पराजित होकर वह बाहर हो गई थी। अगला प्रश्न, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संपन्न पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 3 पदक जीते उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। और कौन कौन? तो भारत के दीपक भूरिया ने फ्लाइट वेट में, मोहम्मद हामिसुद्दीन ने फेदर वेट में तथा निशांत देव ने लाइट मिडिल वर्ग में यह पदक जीते। यह पहला अवसर है जब भारत ने 3 पदक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीते हैं। और टॉप पर कौन रहा? तो सर्वाधिक 5 स्वर्ण, 2 रजत व 2 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीतकर उज्बेकिस्तान पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कितने दूरी का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? तो 88.67 मीटर का भाला इन्होंने फेंककर स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ ही वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी, पहले एथलीट बन गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस महिला शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल हुआ है? तो बंकिता अग्रवाल को यह हासिल हुआ है। और ऐसा ही खिताब हासिल करने वाली वो भारत की 11वीं महिला है। 97वीं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 97वीं विश्व टेबल टेनिस का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट के महिला वर्ग का एकल के साथ साथ दोनों वर्गों का युगल यानी पुरुष युगल, महिला युगल के साथ साथ मिश्रित युगल यानी टोटल 5 खिताब किसने जीते? तो चीन ने जीता। 97वीं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सभी 5 खिताब किस देश ने जीता? तो अभी हमने देखा चीन ने जीता। अगला प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट कोप डेल रे 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। और एक और स्पेनिश फुटबॉल लीग है स्पेनिश फुटबॉल प्रीमियर लीग, जिसका नाम है ला लीगा 2023। इसका खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब बार्सिलोना ने जीता। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 की हीरो इंडिया महिला फुटबॉल लीग किस टीम ने जीता? तो वर्ष 2023 की हीरो इंडिया महिला फुटबॉल लीग का खिताब गोकुलम केरल ने जीता। 80वां प्रश्न, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता। और इसी में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब एलिना राबिकिना ने जीता, जो कि कजाकिस्तान की महिला टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न भी टेनिस से है, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के होल्गेर रन ने जीता। और इसी के महिला का एकल का खिताब किसने जीता? यानी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बेलारूस की आर्यना शबालेंका ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। और आज के प्रतियोगिता दर्पण जुलाई की अंतिम जो प्रश्न है ये है, 25 मई 2023 को तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभारंभ किस राज्य की मेज़बानी में किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में लखनऊ में शुरू हुआ। ठीक है। तो यहीं पे देख सकते हैं तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभारंभ लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी प्रांगण में 25 मई 2023 को हुआ। उत्तर प्रदेश में यह खेल उत्तर प्रदेश में जो खेल है तीसरा खेल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा में
3 जून तक चलेगा। ठीक है, तो आज की प्रश्न सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।